यस, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, yes. ठीक है। सो हाउ टू कंसल्ट, वेलकम टू टुडेज सेशन। हमारा जो सेशन हमने पहले इससे पहले किया था प्रोस्पेक्टिंग, कि हम प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि कस्टमर मतलब कि ऐसा प्रोस्पेक्टिंग में क्या करेंगे ताकि हम हमेशा जो हमारा Yes. एफर्ट हो या टाइम हो या मनी हो वो हम राइट कस्टमर पे Mm-hmm. इन्वेस्ट करें। ठीक है। सो हाउ टू Right. कंसल्ट, तो हाउ टू कंसल्ट में क्या है, कंसल्ट प्रोस्पेक्ट करना मतलब हमें पता लगाना, सिंपल, कि हमें ये बंदा राइट है, इसके ऊपर मेहनत करना है। कंसल्टिंग मतलब उसको हेल्प करना। कैसे आप हेल्प करेंगे? कंसल्टिंग का मतलब सिंपल होता है उसको हेल्प करना। कैसे हेल्प करेंगे? उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट या उसके गोल स्टेटमेंट को पकड़ के, लेकिन हम जो नीड एस्टैब्लिश करेंगे या प्रॉब्लम उसको समझाएंगे या फिर प्रॉब्लम उसकी निकालेंगे, या जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक गोल है उसको कस्टमर के नजर के सामने रियलाइज कराना है। कंसल्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कस्टमर को रियलाइज कराना कि यस यू रिक्वायर दिस सोल्यूशन, यू रिक्वायर दिस मेडिसिन, यू रिक्वायर दिस प्रोडक्ट, यू रिक्वायर दिस थिंग। ठीक है। सो कंसल्टिंग बेसिकली जैसे एक डॉक्टर कंसल्ट करता है, तो कंसल्टिंग में क्या करता है वो पहले कंसल्टिंग में सिंपल है, वो पहले तो वो प्रोस्पेक्टिंग करेगा कि वेदर द डिजीज इज रियली देयर और नॉट। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद फिर कंसल्टिंग कैसे करेगा, उसको समझाएगा, उसको दवा लिखेगा, उसको बताएगा कि ये सोल्यूशन, ये चीज, दवा आपको खरीदना है। तो कंसल्टिंग में बेसिकली उसको बताता है कि ये दवा ऐसे खाना है, ये दवा ऐसे खाना है। तो इस तरीके से हम कंसल्टिंग करते हैं। तो कंसल्टिंग में बेसिकली अगर हम 3 स्टेप्स में बात करें, एकदम हिंदी में 3 स्टेप्स में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, तो हम लिख सकते हैं अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। और उसको थोड़ा-सा और डिटेल्ड वे में ले जाएँगे तो अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, पर्पज़ क्या है, कैसे जाओगे। तो आपको ये 4 चीज़ का ख्याल रखना है। कस्टमर के सामने ये रियलाइज़ कराना है कस्टमर को कि कस्टमर अभी कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है। फिर कस्टमर को जाना कहाँ है, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू हिज सेइंग्स। ठीक है, कि कस्टमर जाएगा कहाँ, कस्टमर जाना कहाँ चाहता है। फिर कस्टमर का पर्पस क्या है, ये भी आपको जानना है। कस्टमर का पर्पस क्या है, पर्पस, इज देयर एनी पर्पस? अगर पर्पस नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा आपको। उसके पास नीड है, सब कुछ है, लेकिन पर्पस नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, बिकॉज उसके पास खुद क्लैरिटी नहीं आएगी, उसको वाई नहीं मिलेगा कि क्यों खरीदे। कैसे जाओगे मतलब कैसे जा आप कस्टमर को रियलाइज कराएंगे कि कस्टमर कैसे अचीव करोगे, आप अपने गोल के पास कैसे जाओगे, अपने प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे। तो बेसिकली हमारा सिंप्लीफाइड वे में ये चीज है जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं अपने जूनियर्स को। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे, सो हमारा जो मॉडल है, आज का जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है एरो मॉडल। एरो मॉडल के थ्रू हम कस्टमर को रियलाइज करवाते हैं या कस्टमर के सामने नीड को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, नीड एनालाइज तो करते ही हैं, नीड एनालिसिस मेरे लिए, लेकिन नीड एस्टैब्लिशमेंट उसके लिए। ठीक है, तो नीड एस्टैब्लिशमेंट करना, बिकॉज बहुत लोगों को क्या होता है कि मतलब जैसे अगर मैं बीमार हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। समझ पा रहे हैं? ऐसी भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें पता लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे पेशेंट को नहीं पता चलता है। तो उसी प्रकार जैसे कस्टमर है आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, लेकिन उसके पास उसको ये भी नहीं पता कि उसका प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स पीपल डोंट नो देयर प्रॉब्लम। ठीक है, उनको सिर्फ परेशानी है, दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ द एक्शंस, दे आर अफ्रेड ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, बट उनको रीजन नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तो हम एरो मॉडल से ये कस्टमर के सामने कैसे स्टैब्लिश करते हैं, दैट यू विल सी। तो एरो का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एम, आर फॉर रियलिटी, सेकेंड आर फॉर रिफ्लेक्शन, ओ फॉर ऑप्शन एंड डब्ल्यू फॉर वे फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं एम, एम मतलब सिंपल है, जाना कहाँ है। ठीक है, रियलिटी, अभी कहाँ है आप, क्लियर है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, या और ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन, आपने क्या क्या ऑप्शन ट्राई किए। ठीक है, मतलब पर्पस क्या है बेसिकली। ठीक है, वे फॉरवर्ड मतलब कैसे जाओगे, क्लियर है। तो आप कोई भी मॉडल उठाएं, स्पैंको मॉडल, एरो मॉडल, एनी मॉडल दैट यू टेक, देयर आर अबाउट 1000 मॉडल्स। ठीक है, बट हम एरो मॉडल यूज करते हैं बिकॉज कंसल्टिंग में एरो मॉडल ही काम आता है। ठीक है, तो एरो मॉडल में क्या होता है, एक खासियत क्या है कि हमारे पास ये जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और ऑप्शन जो पॉइंट होता है, ये हमें इस कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को समझने में मदद करता है। कस्टमर की नीड को और स्पेसिफिक करिए और डिटेल में जाइए और अंदर जाइए। ठीक है, जब आप डिटेल में जाते हैं तो कस्टमर को भी रियलाइज होता है कि नहीं, द कस्टमर, द कंसल्टेंट और द सेल्स पर्सन इज सीरियस अबाउट माई प्रॉब्लम। तो आपको ये चीज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक चीज समझना है कि जो क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं वो क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में है। आपको एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने होंगे, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कोई भी इधर उधर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आप सीक्वेंस में पूछेंगे तो कस्टमर के सामने ऑलरेडी एक ऑप्शन आ जाएगा, वो सोल्यूशन मांगने लगेगा आपसे।
ठीक है, कस्टमर को मतलब अंदर में उसके डिजायर होगी कि वो आपसे एक सोल्यूशन मांगे कि क्या है सोल्यूशन, आप बताइए, मेरे पास सोल्यूशन है। क्लियर है? तो ये आता है फिफ्थ पॉइंट में, वे फॉरवर्ड। जैसे ही आप वे फॉरवर्ड के क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो कस्टमर के सामने एक जिज्ञासा उठेगी, एक डिजायर उठेगा, एक नीड उठेगा। ठीक है, आप उसके सामने नीड क्रिएट कर चुके होंगे। तो एम होता है, एम में सिंपल है, कस्टमर को रियलाइज कराते हैं कि भाई आपका एम क्या, बताओ। तो इसमें क्या होता है, आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं, कस्टमर आंसर देता है। तो जब कस्टमर आंसर देता है ना, तो कस्टमर जो भी आंसर देगा वो सिंपल सी बात है, वो उसका लॉजिक और उसका इमोशंस उस पे अग्री करेगा। तो जब अग्री करता है तो वो उसको मानता है। बट आप अपने लॉजिक और इमोशन से कोई आंसर देंगे ना, तो वो नहीं मानेगा, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम होती है कॉन्शियसनेस का। आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग हो सकता है और कस्टमर का अलग हो सकता है। तो जब उसी के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से अगर आंसर उठ के आता है, तो उसी के इमोशंस और उसका लॉजिक को सेटिस्फाई करता है, तो वो एक्सेप्ट करता है अपने आंसर। बिकॉज ही मे रिजेक्ट योर आंसर बट ही विल एक्सेप्ट हिज आंसर। ठीक है, हिज और हर आंसर। तो आपको समझना है एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन, वे फॉरवर्ड। दिस इज द वेरी यूनिक मॉडल जो हम कंसल्टिंग में यूज करते हैं, और इट विल डेफिनेटली लाइक ब्लो योर माइंड। इतनी अच्छी है कॉन्सेप्ट ये, जिसमें कि आप कस्टमर के सामने एक एक ऑप्शन आप क्रिएट कर देते हैं कि सर आपको ये प्रॉफिट होगा अगर लेंगे तो, अगर अगर नहीं लेंगे तो कॉस्ट ऑफ लूजिंग द प्रोडक्ट ये होगा। तो इसमें सारा कुछ एक लाइन में, एक सीक्वेंस में हो जाता है। तो चेक करेंगे। सो एम के कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने लिखा है थ्री मतलब 3 डिस्क्रिप्शन उसको लिखने हैं। मतलब कस्टमर से आप 3 डिस्क्रिप्शन पूछिए। कस्टमर अगर नहीं बोल पा रहा तो कस्टमर को बोलिए आप आंसर बनाइए, मतलब कि यू शुड थिंक व्हाट इट इज। ठीक है, जब तक वो आंसर नहीं बनाएगा ना, तो इट विल बी वेरी डाइसी टू पिच द प्रोडक्ट एंड ही विल टेक इट। ठीक है, तो बहुत ही मतलब वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। अगर ये क्वेश्चंस आइडियली आपने पुट फॉरवर्ड किए और कस्टमर ने आंसर किया है, तो 90% चांस है कि आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, आपका सोल्यूशन लेगा ही लेगा। 90 टू 95% चांस। बट ये करना एक सीक्वेंस में इट्स अ चैलेंज। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से चैंप। ठीक है, प्रोस्पेक्ट के लिए। तो एम में सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, हु इज नंबर 1 इन माय इंडस्ट्री। मतलब जो भी वो मैन्युफैक्चरर है या डीलर है, तो आपके इंडस्ट्री में नंबर 1 क्या है, कौन है। ठीक है, तो हु इज नंबर 1 इन योर इंडस्ट्री। ठीक है, ताकि उसको अंदाज होगा कि उसको जाना कहाँ है। एम, बिकॉज अगर कोई भी कंपनी आगे बढ़ना चाहती है तो टॉप ऑफ कोर्स ये बात है कि वो अब सबसे टॉप मोस्ट जो कॉम्पिटिटर है, जो टॉप मोस्ट पर्सन है उसमें, उससे compete करने की कोशिश करेगी। तो हु इज द नंबर 1 इन माय इंडस्ट्री, ये कस्टमर को फील होना चाहिए। ये थिंकिंग बेस्ड है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। सेकंड है, हाउ कैन आई बिकम बेटर देन। तो let the customer think how can he or she become better than his competitor, better than the one who is at number 1। तो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, इससे क्या होता है कि उसके दिमाग को फोकस मिलता है, वो फोकस कर पाता है। ठीक है, एक डायरेक्शन मिलती है। फिर आता है, हु डू यू एनविजन योरसेल्फ एज बिकमिंग। आप अपने आप को कैसा बनना पसंद करते हैं। ठीक है ना, आपका विजन क्या है, आप कैसा बनना पसंद करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को कैसा बनाना पसंद करेंगे, आपका रोल मॉडल क्या है। राइट डाउन 3 स्पेसिफिक क्वालिटीज यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम। तो जैसा भी आप बनना चाहें, जिस किसी को भी फॉलो करना चाहे, जैसे कुछ लोग नंदनम नीलेकानी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग किरण मजूमदार शॉ को फॉलो करते हैं, बायोकॉन के सीईओ हैं, कुछ लोग चंदा कोचर को फॉलो करते हैं, आईसीआईसी के सीईओ हैं। तो अगर जो छोटे कंपनी, छोटे बैंक हैं या छोटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो बड़े कंपनी को इंस्पायर करती है या एस्पायर करती है, तो क्या होता है कि एक रोल मॉडल, एक इमेज दिमाग में होता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो उसमें उसके 3 कौन-कौन से स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपके कस्टमर को अच्छा लगता है। वो चीज़ आप पूछेंगे उनसे। तो ये तीनों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी, मतलब 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में लिखना है उसको। चौथा है, राइट डाउन योर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग गोल। तो राइट डाउन योर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो आपको समझना है, कस्टमर से पूछिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म में आप ले सकते हैं 6 महीने से 1 साल तक, लॉन्ग टर्म में आप लिख सकते हैं 1 साल से 3 साल तक। ठीक है, या 1 साल से 5 साल तक। क्लियर है? तो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। गोल कैसे बनाएंगे, कस्टमर को अगर नहीं समझ आता है गोल क्या है, तो कस्टमर को सिंपल पूछेगा, सर जस्ट थिंक, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। आप क्या करना पसंद करेंगे, कब तक, क्या और कब तक। ठीक है, तो आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, अगर ये इसका आंसर आपके पास है तो इसका मतलब वो गोल है। और आई विल डू व्हाट बाय व्हेन इसका है, अगर मान लिया टाइम नहीं है तो वो विश है। ठीक है, गोल और विश में क्या फर्क होता है, गोल में टाइम होता है, विश में टाइम फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका गोल होना चाहिए वो स्मार्ट मॉडल पे होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, कि मैं कल सुबह उठूंगा,
ठीक है, ये एक गोल है। मैं कल उठूंगा, ये कोई गोल नहीं है, क्लियर है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, इट शुड बी मेजरेबल, उसका एक बेंचमार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल मतलब कि वो अचीव हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप कोई मतलब कि कैसल इन द एयर नहीं बना सकते, ठीक है, गोल को। आर फॉर रियलिस्टिक, इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अगले दिन सुबह हो गया कि मैं मुकेश अंबानी बनना चाहता हूँ, ठीक है। टी फॉर टाइम फ्रेम, मतलब टाइम बाउंडेड होना चाहिए, कब तक वो आप पूरा करना चाहिए। तो अपने कस्टमर से पूछिए कि व्हाट इज योर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। फिफ्थ है व्हाट वुड बी द माइलस्टोन ऑन द वे टू अचीविंग योर गोल। क्या माइलस्टोन होंगे, आप कैसे मेजर करेंगे अपने आप को, जैसे गोल तक अचीव करना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। डायरेक्टली तो गोल पे आप अचीव नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आप 5 लाख के रेवेन्यू पे हैं, आपको 50 लाख के रेवेन्यू पे जाना है, तो आप क्या माइलस्टोन सेट करेंगे, मतलब कि उसको मंथली कैसे डिवाइड करेंगे। अगर आपको 1 साल में जाना है, तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि हर मंथ आप 1-1 लाख ऐड करें या 2-2 लाख ऐड करें। तो इस तरीके से आप माइलस्टोन क्या सेट करेंगे कि अपना वीकली टारगेट या बाई मंथली टारगेट या मंथली टारगेट क्या सेट करेंगे। तो माइलस्टोन सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप माइलस्टोन अचीव करेंगे तभी आप गोल के नज़दीक जा सकते हैं। आप एक ही बार कोई गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ विल यू मेजर देम, आप कैसे मेजर करोगे। आप टाइम में मेजर करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग मतलब पैसे में मेजर करोगे, रेवेन्यू में मेजर करोगे, प्रॉफिट में मेजर करोगे, टीम बिल्डिंग में मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो हमेशा 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट उनसे लिखवाइए, ठीक है, कस्टमर से। तो उसके ये 5 क्वेश्चन से क्या होंगे कि उसके दिमाग में एम, जो उसका एम है, उसको जाना कहाँ है, वो फोकस हो जाएगा। जब वो फोकस हो जाएगा, अगर उसका आंसर आपको देखना है, आपको मेजर करना है कि वो एप्रोप्रिएट दे रहा है कि नहीं। अगर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है तो उसी क्वेश्चन को आप घुमा के पूछ सकते हैं। उसी क्वेश्चन को आप बार-बार भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? उस क्वेश्चन के आंसर को डिनाई भी कर सकते हैं। क्या उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। बट फॉल्ट फाइंडिंग करने के पहले मेक श्योर दैट यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप। और दूसरा चीज़ है कि फॉल्ट फाइंडिंग में कस्टमर को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज़ का ध्यान देना। इस 5 क्वेश्चन से एटलीस्ट क्या होगा कि उसके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में एम फोकस हो जाएगा कि उसको जाना कहाँ है। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे रियलिटी। रियलिटी मतलब सिंपल, अभी कहाँ है वो, ठीक है? तो उसके लिए आप कौन से क्वेश्चन पूछेंगे किस सीक्वेंस में, व्हाट इज योर करंट रियलिटी, वेयर आर यू राइट नाउ, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर नहीं डायरेक्ट समझ में आता है तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन टिल नाउ, आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है। ठीक है, तो 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट। ठीक है, व्हाई हैवंट यू रीच दैट गोल ऑलरेडी, आपने अभी तक गोल अचीव क्यों नहीं कर पाए। आपको पता है गोल क्या है, या फिर आपने बना लिया गोल, आप बिकॉज ऑलरेडी एम एम वाले फैक्टर में उसने बोल दिया है गोल क्या है, तो अभी तक आप गोल क्यों नहीं अचीव कर पाए। सो व्हाट डू यू थिंक वाज रियली मिसिंग, क्या आपको लग रहा है कि आपसे छूट रही है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुश्किल लग रहा है आपको। ठीक है, फिर है फोर्थ क्वेश्चन, रेट योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, अपने आप को रेट करिए। ये स्केलर क्वेश्चन, इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बोलते, इसको स्केलर क्वेश्चन बोलते हैं। तो 1 टू 10 में स्केल करिए अपने आप। वेयर आर यू एट द मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर गोल, अपने गोल के रिस्पेक्ट में आप अभी कहां पर है। आप अभी 5 लाख पर है, 10 लाख पर है, 15 लाख पर है, कितने दूर है अपने गोल से। ठीक है, आपको क्या लगता है एक फिजिबल आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर वो बोलता है कि रेट योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 में अगर 1 2 3 देता है, मतलब वो बंदा बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, उसने अभी तक या तो गोल ही नहीं बनाया है या तो उसको रियलिटी अपना नहीं पता है। अगर 8 9 10 बताता है तो इसका मतलब उसको गोल पता हो, मतलब गोल के आंसर्स उसने अच्छे से कर दिए, एम वाले आंसर्स अच्छे से उसने बताए हैं, उसको वो एक्सेप्ट करता है। सो वेयर आर यू एट द मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर गोल, आपको ये चीज समझना है। फिफ्थ में है थिंक एंड राइट नेम्स ऑफ 3 पीपल अराउंड यू हु अकॉर्डिंग टू यू हैव अचीव्ड सिमिलर गोल्स। तो उसको एक सोशल प्रूफ भी दिखाइए, यस ये गोल अचीवेबल है। नहीं तो क्या होता है, कभी-कभी लोग सोच लेते हैं कि ये मेरा गोल है, हो सकता है ये अचीव हो ही ना। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ नेगेटिव फैक्टर भी आने लगते हैं कस्टमर के दिमाग में कि क्या मैं अचीव कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। तो अपने कस्टमर से पूछिए कि कोई आस-पास 3 लोग हैं जिसको आप जानते हैं कि जो ये गोल जो आप बता रहे हैं वो अचीव कर, मतलब उन्होंने किया है या कर पाएँगे। ये मतलब इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ये चीज़ उसके दिमाग में आएगा। तो 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट आप लिखवाएँगे। फिर है कस्टमर को बोलेंगे मेक योर डिलो डे इन लाइफ ऑफ, मतलब कि आप अपने पूरे घंटे को प्लान करिए, मतलब कितना भी आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं उसको प्लान करिए। तो राइट डाउन योर शेड्यूल ऑफ एन एवरेज डे, आपका एवरेज डे कैसा रहता है। उससे पूछिए सुबह आप क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर भी पूछता है आप सुबह क्या खाए थे, दिन में क्या खाए थे। तो मेक योर डीलो, ठीक है, उसका कस्टमर को बोलिए आप अपना डीलो बताइए मुझे। ठीक है, या फिर उसका एक डीलो बना दीजिए। ठीक है, या फिर उससे डीलो पूछिए कि आपका कोई डीलो है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके बारे में जानिए। अगर नहीं है तो उसको डीलो के बारे में बताइए, डीलो क्या होता है, डीलो से क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको जब जानकारी मिलती है
उसको पता लगता है कि ऐसा चलता है, ऐसा होता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो वो खुश होता है। कस्टमर जानता है कि उसको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। तो राइट डाउन योर शेड्यूल ऑफ एन एवरेज डे। एवरेज डे से आपको भी एक चीज पता लगेगा कि वो रियली में करता क्या है, वो क्यों नहीं पा रहा है अपने गोल को, वो मेहनत में कमी है उसके, या फिर क्या उसका फोकस नहीं है, या फिर वो क्या डिस्ट्रैक्शन में बिजी रहता है, या फिर क्या वो ऑपरेशंस में ज्यादा बिजी रहता है, क्या वो लेस वैल्यू वाले काम कर रहा है, क्या वो मोर वैल्यू वाले काम को डिफर कर दे रहा है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी होल सीक्वेंस में, तो आप कस्टमर को भी बेटर समझा पाएंगे। ठीक है, फिर आता है रियलिटी के और भी 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ दैट कैन कंट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट। कस्टमर से पूछिए कि सर आपका सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है, आपका यूनिक स्ट्रेंथ क्या है जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करेगा, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट। तो इसमें 5 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट आप लिखिए, या आप 3 भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज देखना है, स्ट्रेंथ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पूछना कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज। तो आपको देखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिग्नेचर स्ट्रेंथ दैट यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट। तो 5 में से ऐसे कितने सारे डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेंथ है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए उसने बताया कि मेरे 5 स्ट्रेंथ है। ठीक है, 5 स्ट्रेंथ, लोगों को स्ट्रेंथ बनाने में प्राउड प्राउड मतलब प्राइड फील होता है, तो दे लाइक टू टेल। ठीक है, तो आपको समझना है कि राइट डाउन द ऐसे 5 में से कौन सी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने गोल में अभी तक यूज नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस सो फार। अभी तक आप अपना सक्सेसफुल है, तो आपको क्या लगता है कि आप इतना सक्सेसफुल कैसे बन पाए। सो व्हाट हैज वर्कड वेल फॉर यू सो फार। आपके लिए अभी तक ऐसा क्या अच्छा हो रहा होता आया है। तो उसको कहने का मतलब कि पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी, और उसके अंदर ये विश्वास होगा कि नहीं, मैं यहाँ तक आप आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आगे भी जाऊंगा। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपने देखा एम, एम में क्या हुआ, जाना कहाँ है, रियलिटी में क्या हुआ है, अभी कहाँ है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता है पर्पस बेस्ड। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल होता है, पर्पस क्या है आपका, वाई क्या है। तो आप वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो क्यों अचीव करना चाहते हैं, ऐसा गोल अचीव करके क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो व्हाट इज योर माइटी वाई। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं अगर बहुत पढ़ा लिखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको बोलिए लिखने के लिए। तो व्हाट इज योर माइटी वाई। फिर है व्हाट 5 बेनिफिट्स विल यू गेट इफ यू अचीव योर गोल। उससे 5 बेनिफिट पूछिए, ऐसा क्या 5 बेनिफिट है जो कि आपको लगता है कि आपको मिलेगा जब आप अचीव करेंगे गोल को। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पूछिए, व्हाट विल यू लूज इफ यू डोंट अचीव योर। ठीक है, इसमें भी उसको पूछिए कि 5 पॉइंट बताइए, क्या लॉस करेंगे आप। ठीक है, तो इस अगर आप बेनिफिट और लॉस दोनों चीज दिखाएंगे ना कस्टमर को, और कस्टमर खुद से बोलेगा, तो यहाँ पर वो अपने से आप एनालाइज करवा सकते हैं उसको कि सर देखिए आपने खुद ही बोला। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब बेनिफिट वर्सेस लॉस, मतलब एक एंगल में उसको प्रॉफिट दिखेगा, एक एंगल में, एक साइड में उसको लॉस दिखेगा। तो बेनिफिट वर्सेस लॉस जब उसको दिखेगा, प्रॉफिट वर्सेस लॉस दिखेगा, तो वो उसको उसको समझ आएगा, उसको क्लैरिटी मिलेगी कि कॉस्ट ऑफ लूजिंग द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। इसके बारे में बहुत अच्छा उसको कंफर्मेशन, उसको बहुत अच्छा एक माइटी वाई मिलेगा। ठीक है, फोर्थ देखेंगे, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गोल ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। उससे पूछेंगे, उसका कमिटमेंट पूछेंगे कि आपको, आप गोल को पाना चाहते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है ये गोल आपके लिए, 1 से 10 के स्केल। अगर 1 2 3 बोलता है, मतलब वो मतलब काम करने लायक नहीं है, या फिर उसको रिजेक्ट कर दो। अगर वो 8 9 10 बोलता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब उसका वाई को आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने सीक्वेंस में दिए हैं, ताकि आप अपने कस्टमर से जब पूछेंगे ना, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि मुझे गोल अचीव करके क्या मिलेगा, और मैं क्यों अचीव करूं अपने गोल को। ठीक है, तो उनका कन्विक्शन और स्ट्रांग होगा प्रोडक्ट, आपके सोल्यूशन के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, फिर देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शंस में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, राइट डाउन अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ न्यू आइडियाज यू मे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें 5 से 15 पॉइंट उनसे लिखवाइए। ठीक है, उनको बोलिए कि 5, गिव मी जस्ट 5 to 15, मतलब 5 to 6 पॉइंट्स और 5 to 10 पॉइंट्स की एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट दीजिए कि आप कौन कौन से नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना चाहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। अभी तो आपको पता लग गया कि आप कहाँ हैं, जाना कहाँ है, ये भी पता लग गया। अब आता है क्यों जाना है, ये भी आपको पता लग गया। तो अब आपको क्या लगता है कि आप अपने हिसाब से क्या क्या कर पाएंगे। ठीक है, अब आप अपने से, अपने टैलेंट के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने स्किल के मुताबिक आप क्या-क्या कर पाएँगे, अपने से क्या-क्या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। तो राइट 5 दोज़, मतलब राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ न्यू आइडियाज़। फिर सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, सेलेक्ट द बेस्ट 5 आउट ऑफ योर लॉन्ड्री लिस्ट।
तो 5 से 15 अगर लिखा है उसने, मान लीजिए 10 लिखा है या 15 लिखा है, तो उसमें से उसको बोलिए कि 5 बेस्ट आप मुझे बताइए न्यू आइडियाज जो आपको लगता है, इसमें से बेस्ट 5 कौन से हैं जो आप इंप्लीमेंट करेंगे। फिर है विच फॉर्म ऑफ एवरेज मेंटालिटी इन बिहेवियर यू आर गोइंग टू क्विट टुडे। तो जैसे उनका डीलो में आपने देखा, डीलो बनाया था उनसे, तो डीलो में देखा, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो नए आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे और इसमें से बेस्ट 5 आइडियाज, तो उसमें से आप उनको एक चीज बता सकते हैं कि अपने मतलब डीलो और ये लिस्ट दोनों को मैच करके आप बता सकते हैं कि सर एवरेज मेंटालिटी जो आपको लगता है, जो आपको अभी तक ड्रैग डाउन कर रही है या आपके टाइम को किल कर रही है या फिर आप टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा एवरेज मेंटालिटी है जो कि आप आज ही की आज क्विट करना चाहेंगे। ठीक है। फिर है हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन अचीविंग दिस। उनसे ये भी पूछे कि आपको क्या लगता है इस आइडिया में आपकी कौन कौन मदद कर सकता है। आपके फ्रेंड मदद कर सकते हैं, एम्प्लॉइज मदद कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स मदद कर सकते हैं, आपके कोई दूर के जानने वाले मदद कर सकते हैं। तो इसमें आप उनसे लिखवाइए 5 टू 10 पीपल, मतलब कम से कम कौन-कौन से लोग हैं, 5 से 10 लोगों के नाम लिखिए आप, 5 लोगों के नाम लिखिए। मतलब सिंपल है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास प्रॉपर विल है, प्रॉपर स्किल है, पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस है, कैपेबिलिटी है, मतलब बिरबल, मतलब आपके पास बिरबल कौन है? आपको हेल्प कौन करेगा अचीव करने में, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि बीरबल वाज़ टाइप ऑफ सेल्स पर्सन और वो एक तरह का अकबर का इतना सपोर्टिव था। तो देयर इज़ अ वन स्टोरी दैट वी यूज्ड टू टेल। तो अकबर ने पूछा कि ये जो उसके पास एक डायमंड था, तो डायमंड को सेल करना था। तो उसने पूछा, मतलब उसने 10 सेल्स पर्सन 10 लोगों को बुलाया अपने कोर्टयार्ड में और पूछा कि इसका क्या प्राइस होगा? ठीक है, इसको बेच के आओ। तो इसका क्या प्राइस में आप इसको बेच पाओगे? ठीक है। तो सब सेल्स पर्सन ने उसका कीमत लगाया, ₹5, ₹10, ₹15 इस तरीके से वो कीमत लगाया उसका। लेकिन जो बीरबल था उसने बहुत ही यूनिक आंसर दिया। उसने आंसर दिया, "सर आपको कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए पता है मैं उतने में बेच के आऊँगा।" So this is why we talk about Birbal, because Birbal was very talented and मतलब he used to मतलब जो अकबर था उसको बहुत अच्छे से परsuade करता था और बीरबल अकबर के लिए काफी यूनिक था। ठीक है। तो आपको समझना है कि स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी उन 5 या 10 लोगों में से है या नहीं। ठीक है, जो आपको अपने मतलब आपके गोल में हेल्प करेंगे अचीव करने के लिए। ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में आता है व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने में आपकी 3 कौन सी प्रायोरिटी है, 3 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 6 महीने में। ठीक है, कौन से 3 प्रायोरिटीज। क्रिएट योर रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे। आप अपने शेड्यूल में से अपने अपने शेड्यूल को रिवाइज करिए और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे प्लान करिए। ठीक है, एक एवरेज डे होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे जिसमें कि आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो 8 टू 12, 1 टू 4 पीएम कैसे प्लान करेंगे। आप अपना 8 टू 12 एएम, 1 टू 4 पीएम कैसे प्लान करेंगे ताकि आप हाई वैल्यू वाले काम कर पाए। ठीक है, व्हाट वेंट वेल, जो थर्ड आता है, जैसे कि आप अपने ये शेड्यूल आपने प्लान कर लिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे का, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको बिल्ड करना है इम्प्रूवमेंट साइकिल ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे और बढ़े। तो इम्प्रूवमेंट साइकिल कैसे बिल्ड करेंगे, सिंपल सा है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो 5 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये 3 कॉलम बनाना है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो ये 3.3 टेबल बनाएंगे, 3 टेबल होंगे। 5-5 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट तीनों में लिखना है कि कल के दिन, पिछले दिन क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया और क्या इम्प्रूव हो सकता था। तो इससे क्या होगा कि आप एक इम्प्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर लेंगे अपने पर्सनल शेड्यूल में, एज़ वेल एज़ ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है? अपने सेल्स डिपार्टमेंट में, अपने मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में, अपने एचआर डिपार्टमेंट में, ताकि आपका एक इम्प्रूवमेंट साइकिल बिल्ड हो जाए, ठीक है? आपको समझना है कि रिवर्स इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट साइकिल को हम लोग बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जापान से आता है और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँगा, सबसे अच्छी एग्जांपल है ऑल्टो गाड़ी। ऑल्टो गाड़ी आप देखेंगे प्राइस जो है 90, मतलब ये जो ऑल्टो गाड़ी थी ये 95 में निकली थी, ठीक है? 95 से चली आ रही है अभी तक, 1995 से। इन्होंने मतलब कि बनाने स्टार्ट किया था, मतलब दे इन्वेंटेड इट। तो आज से लेकर अभी तक का ना अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस जोड़ेंगे ना तो सेम है। तो आप खुद सकते हैं इन्फ्लेशन तो काफ़ी तेज़ बढ़ा है 1995 से अभी तक, लेकिन कार की प्राइसिंग इन्फ्लेशन के अनुसार सेम। तो ऐसा क्यों है? तो आपको समझना है कि उन्होंने हमेशा कॉस्ट कटिंग किया है कार में, हमेशा कॉस्ट कटिंग किया मतलब रिवर्स इनोवेशन। और मैं बताऊँगा 1995 की कार और आज की कार ज़्यादा बेहतर है 1995 से।
तो आपको समझना है क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, कॉस्ट भी सेम है इन्फ्लेशन के अनुसार, और बहुत सारे फीचर्स भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो कैसे? इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। मतलब कि आप बार-बार अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव करते-करते क्या होगा, विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट से क्या होता है कि एट अ वेरी लार्ज टाइम, एट अ वेरी लार्ज इंटरवल आपका प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी बन जाता है। ठीक? तो आपको ये चीज़ समझना है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 8 टू 12 एएम, जिसमें कि मोस्टली आप हाई वैल्यू काम करेंगे बिकॉज़ आप फ्रेश रहते हैं उसमें। उस फ्रेशनेस में क्या होता है कि आप हाई वैल्यू वाले काम अच्छे से कर पाएँगे। 1 टू 4 वाले में आप रिपीटेबल काम करिए या ऑपरेशनल काम करिए। क्लियर है? मतलब एवरेज वैल्यू, लो लो वैल्यू वाले काम, बिकॉज़ क्या होता है, बॉडी में एनर्जी डाउन होती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बताएँगे, उनको समझाएँगे, तो अगर ये क्वेश्चन सीक्वेंशियली उनके दिमाग में अगर बैठेगा ना, तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है? आई कांट डू इट अलोन। तो अगर आप इतना भी अगर आप बता पाएँगे ना, तो क्या होगा कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि येस, आई शुड, मतलब कि द कंसल्टेंट, हूएवर इज़ कंसल्टिंग, मतलब ही इज़ अ सीरियस पर्सन, ही और शी इज़ अ सीरियस पर्सन, ही नोज़ और ही और शी नोज़ एवरीथिंग, और ये मुझे परफेक्टली हेल्प करेंगी, ठीक है? तो उनको रियलाइज़ होता है, उसके बाद कहीं न कहीं इसमें कस्टमर फँसता है। कस्टमर कहने का मतलब कहीं न कहीं उसको डिफिकल्टी आती है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस समय आप अपने सॉल्यूशन को पिच कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने सॉल्यूशन को वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपने सॉल्यूशन को बात कर सकते हैं। मैं ये आपको जो पूरा प्लान दे रहा हूँ, पूरा मॉडल दे रहा हूँ, ये फ्री कंसल्टिंग का है, ठीक है? इस फ्री ये कंसल्टिंग हमारा फ्री रहेगा, बट जब कस्टमर नहीं कर पाएगा, तब हम उसकी उँगली पकड़ेंगे। आपको ऐसा समझना है कि जब बच्चा चलता है, तो क्या करते हैं, जो फादर होते हैं वो बेसिकली बच्चे को छोड़ देते हैं। उसको मतलब पकड़ने वाले रहते, मतलब थोड़े दूर में खड़े रहते हैं। तो क्या होता है, वो जैसे ही गिरने लगता है तब तक हम पकड़ लेते हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जब कस्टमर नहीं कर पा रहा है तब आपको पकड़ना है उसको। नहीं तो ऐसे चलने देना है। हो सकता है वो फ्री में ही इम्प्रूव कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी क्या होगा कि आपका नेम बनेगा। कल को हो सकता है वो प्रोडक्ट ना परचेज़ करे, बट आप आपके आइडिया से वो फ़ायदा ले ले। फ़ायदा लेकर हो सकता है वो आपको बहुत सारे रेफरल दे दे। क्लियर है? ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको समझना है कि कंसल्टिंग क्या होती है। कंसल्टिंग का मतलब सिंपल है, हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि सामने वाला ये रियलाइज़ कर पाता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ। अगर उसके दिमाग में, अगर उसके कुछ ऐसा वैसा थॉट प्रोसेस, अगर कुछ डेडलॉक सिचुएशन में फँस जाता है, जहाँ से वो नहीं सोच पा रहा है, तो उसका दिमाग बेसिकली खुल जाता है। कि मुझे करना क्या है? मुझे आगे क्या करना है? मुझे मैं मेरा आगे का नेक्स्ट 3 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप क्या होगा? तो जनरली लोग क्या होता है कि जनरली लोग जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। जब आप लिख के सब क्वेश्चन्स को देखेंगे, कस्टमर को जब आप बोलेंगे कि लिख के देखिए ये सब क्वेश्चन्स को, तो उनके दिमाग में आइडियाज़ खुलेंगे, ठीक है? कि मैं कहाँ फँस गया था? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ आगे? तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। आपके लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी। ये आप पर्सनली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने में, अपने आप पर। आपका अगर कोई पर्सनल गोल है अचीव करने के लिए, इसके साथ-साथ आप कस्टमर को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आपको समझना है कि अगर कस्टमर सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएँगे। आपको एक चीज़ समझना है, बिकॉज़ अगर कस्टमर सक्सेसफुल होगा, तो वो भी आपको रेफरल ला के देगा, ठीक है? तो अगर हम दूसरे को सक्सेस दिला पाएँ, इफ आई एम एबल टू इनेबल someone else, ठीक है, टू बिकम हैप्पी और टू बिकम सक्सेसफुल, देन वी आर आल्सो सक्सेसफुल। तो इस तरीके से इकोसिस्टम पूरे डिजाइन होती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर है कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई क्वेश्चन है आपका? No, no, no question. ओके, तो ये आपको समझ आया पूरा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी रहेगा, और हमने जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे से बनाया है। इससे क्या होगा कि आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि आप कंसल्ट कैसे करेंगे, किसी को कंसल्टिंग कैसे की जाती है। कंसल्टिंग का सिंपल जो टेक्नीक हमने बताया है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, पर्पज़ क्या है, कैसे जाओगे। अगर ये सामने वाले को रियलाइज़ करा देते हैं, इसका आंसर अगर सामने वाले के पास है, तो मतलब आपका कंसल्टिंग सक्सेसफुल है। अगर ये आंसर नहीं क्लियर करा पाए सामने वाले को, तो आपका कंसल्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। और आपने अगर कंसल्टिंग ढंग से नहीं की ना, तो फिर क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को भी पिच नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपने प्रोडक्ट को मतलब फिर प्लेनली पिच करना होगा, फिर वो सेल्समैन टाइप का लगेगा, ठीक है? जब वो सेल्समैन टाइप का लगता है, तो क्या होता है, कस्टमर के कानों में जाता है क्या, कि सामने वाला बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उसको ये समझ में आता है। लेकिन जब आप कंसल्टिंग करते हैं, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, सामने वाला मुझे हेल्प करेगा, सामने वाला काफ़ी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहा है चीज़ों को, तो वो भी सीरियस होता है काफ़ी। और
इसके लिए काफी जेन्युइन कस्टमर्स चाहिए, ठीक है। आपको प्रोस्पेक्टिंग बहुत टाइट करनी पड़ेगी ताकि आप कंसल्टिंग ढंग से कर पाए। और कंसल्टिंग अगर आपने ढंग से किया है तो आप देख सकते हैं जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सोल्यूशन है, आप कहीं पर भी पिच कर सकते हैं। ऑप्शंस में पिच कर सकते हैं या वे फॉरवर्ड, यहाँ पर आप कहीं पर भी पिच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, अब उनके प्रॉब्लम को जानना है, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उनसे ही जस्टिफाई करवाना है, कोशिश करना है उनसे ही सॉल्यूशन निकलवाएँ। जब वो नहीं निकाल पाते हैं तो खुद ही बोलते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आप बताइए क्या कर सकते हैं आप? या फिर जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन, आई नीड हेल्प। तो कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला हेल्प नहीं माँगता है ना, तो आप उसको हेल्प करेंगे भी तो शायद वो इनकार करते हैं हेल्प लेने से। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको समझना है कि लेट हिम रियलाइज़ सो दैट ही और शी आस्क फॉर द हेल्प। हमारा काम ये रहेगा कि कम से कम उनको ये रियलाइज़ कराना, कम से कम वो पूछे तो सही। जब वो माँगेंगे हेल्प ना, तब आप जब हेल्प करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप बिना पूछे उसको अगर हेल्प करेंगे ना, तो वो सिचुएशन बहुत ही बोलते हैं ना, 2 वे या 3 वे में जा सकता है, ठीक है? कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो आपको समझना है कि सामने वाला जब हेल्प माँगता है, तो हेल्प करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है? तो आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी शॉर्ट सेशन, ठीक है? आज जो हमने किया। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, विल वर्क इट आउट। सो ठीक है, सो परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, आई जस्ट